Hello friends, so today in this video we will discuss about the NCERT highlights of class 12th chemistry chapter number 1 that is solutions। ठीक है, तो सॉल्यूशंस का हम NCERT हाइलाइट्स देखने वाले हैं। जो भी NCERT में कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिशनल नोट्स में नहीं मिलती हैं ना, कंसेप्चुअल लेक्चर्स में नहीं मिलती हैं, लेकिन NCERT में वो चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और जिनको रीड करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इज़ इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये टेबल है जो गिवन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसके जो ये गैसियस सोल्यूशन वाले एग्जांपल्स हैं कि अगर आप गैस में गैस मिलाओगे तो ऐसा कौन सा कॉमन एग्जांपल है इसका जो बनेगा। जैसे मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या है, मेजरली देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही मिक्सचर है, राइट। ओके, अगर हम लिक्विड इन गैस की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस इसका एग्जांपल होता है। सॉलिड इन गैस का देखें तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो यही तीनों है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेबल में, बाकी आप ये सब भी रीड कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पर। अब हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी, वो आपको जो है रीड करना है यहाँ से। यस, हियर वी गो, इट इज़ द टॉपिक वी आर हैविंग। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो solubility of a substance is a maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solution in amount of solvent at a specified temperature, है ना। तो solubility क्या होता है? solubility किसी भी substance की, हम कहते हैं ना कि इस substance की solubility क्या है। तो solubility वो एक particular maximum मात्रा है जो कि आप उस substance की किसी भी solvent में मिला सकते हो, है ना, एक specified temperature पर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना जो आप सोल्यूट है वो मिला सकते हो सोलवेंट के अंदर में कि वो घुल जाए, है ना, वो ऊपर रेसिड्यू की फॉर्म में ना रहे या नीचे रेसिड्यू की फॉर्म में ना रहे, वो पूरी तरह घुल जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो, फिर तो मिक्स ही होता चला जाएगा, तो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बातें करते हैं कि आप इस एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो उस पर आपका जो सोल्यूट है वो कितने अच्छे से सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, दैट इज़ द सोल्युबिलिटी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, वी आर हैविंग दिस हियर। ओके, दिस इज द पैराग्राफ यू हैव टू लर्न। इसमें क्या पूछा गया है बेटा? इसमें आपको दो डेफिनेशन है, एक है क्रिस्टलाइजेशन की, एक है डिसोल्यूशन की। देखिए, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन सबसे ऊपर लिखी है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि जब कोई सॉलिड सोल्यूट को आप डिसॉल्व करते हो ना किसी सॉल्वेंट में, है ना, मैंने क्या किया, सोल्यूट को उठाया और सॉल्वेंट में मिला दिया। भाई सोल्यूट क्या होता है? किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, राइट। तो अगर हमने सोल्यूट को, सॉलिड सोल्यूट को, ठीक है, यहाँ लिखा है सॉलिड सोल्यूट, तो हमने सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में जो है ऐड कर दिया, है ना, तो सम सोल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सोल्यूशन। तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सोल्यूट आपने डिजोल्व किया वो घुल जाता है और उससे उस पूरे सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ना, कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल हमने किसी जैसे शुगर है, हमने शुगर को जो है पानी में मिला दिया, वाटर में, है ना, तो आप उसमें जब मिलाओगे चीनी जो पानी में मिलाओगे तो डेफिनेटली उसमें चीनी की कंसेंट्रेशन जो है बढ़ गई, है ना। पहले तो उसमें कंसेंट्रेशन 0 थी, अभी आपने उसमें मिक्स कर दी कुछ चीनी और वो घुल भी गई, तो इसका मतलब इसमें जो है चीनी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। डेफिनेटली भाई आप जब उस पानी को आप पियोगे तो आपको स्वीट टेस्ट आएगा उसका, है ना, तो डेफिनेटली उसमें जो कंसेंट्रेशन है शुगर की वो इंक्रीज हो गई है। इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। अब इसी के नीचे यहाँ पे लिखा है आपके पास एक और डेफिनेशन दैट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई? जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जब भी हम उनको मिलाते हैं, देखिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ कंटेनर वी आर हैविंग एंड दिस वाज द सोलवेंट, ठीक है, ये हमारे पास सोलवेंट है जो है। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, ध्यान से समझ में आया नहीं? अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है चीनी के या कोई भी हमने सोल्यूट पार्टिकल जो है इसमें मिला दिए।
तो अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो ये पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, जब मिलेंगे घुलेंगे तो आपस में टकराएंगे। तो मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो जब ये कोलिजन्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन से एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे एक तरफ यहाँ पे इकट्ठे होके चले जाते हैं। यानी अगर यहाँ आपस में लड़ेंगे ना तो सॉल्यूशन क्या कहेगा, भाई तुम यहाँ से निकलो, तुम घुलो ही मत, तुम नीचे जाके बैठ जाओ एक तरफ, ठीक है। तो ऐसे वाला सीन है। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो नीचे ऐसे बैठ जाएंगे एक तरफ, और ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो ये क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए इनके, है ना। वो आपस में कोलाइड करे तो सॉल्यूशन में वो घुले नहीं और एक तरफ नीचे बैठ गए, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको कंसेप्ट जो है समझ में आया, मैंने ईजिली आपको बताने की कोशिश की। आगे हमारे पास एक टॉपिक है इसमें, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज द टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, दिस इज द टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ले चैटलियर प्रिंसिपल है आपके पास, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, This being dynamic equilibrium must follow Le Chatelier principle. In general, if in a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic, the solubility should decrease with the rise in temperature, and if it is exothermic, the solubility should decrease. देखो, सबसे पहली बात जो आपको यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि जो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच, यानी कि नेट इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम इंथैल्पी देखें तो इंथैल्पी में पॉजिटिव चेंज है जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब इंथैल्पी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है इंथैल्पी के, कि सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे क्या बताया गया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस सबसे पहली बात तो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच का पॉजिटिव होना, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज जो है हो जाएगी। अब इसका उल्टा देखो, अगर आपके पास प्रोसेस क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए एक्सोथर्मिक, तो आपके पास जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो सोल्यूबिलिटी घटती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, इसको आपको समझते हुए चलना है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पर। तो आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें गिवन है, उनको देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर, देखिए जल्दी से, यस यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपका सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, और सॉल्यूशन के वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल होना किस पर निर्भर करता है, सोलवेंट। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। आप किसी सॉल्यूशन को नॉन वोलेटाइल कब बोलोगे, जब आपने क्या किया, आपने सॉल्वेंट के अंदर में एक ऐसा सोल्यूट जो है मिला दिया है जो कि नॉन वोलेटाइल था। इससे वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट जो है रख दिया है। सॉल्वेंट मान लीजिए मैंने पानी है रख दिया, ठीक है, ये पानी है मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा सोल्यूट इसके अंदर मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, जो वेपर नहीं बनाना चाहता, जो वेपर आसानी से नहीं बना पाएगा, तो वो होता है नॉन वोलेटाइल। तो मैंने इसके अंदर एक ऐसा जो है, ये ऐसे करके मैंने इसमें दिखा दिया कि मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया है, इसके अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो मिला दिया है। इससे क्या होगा, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर था, जो इसका वेपर प्रेशर था, वेपर बन रही थी ये, इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ये कम हो जाएंगे। मान लीजिए पहले 5-6 वेपर थी, अब मान लीजिए 2 ही 3 ही बन गई,
समझ में आई बात? अब कमी हो गई वेपर प्रेशर की। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बात किस पर निर्भर करती है कि कोई सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल होगा? वो डिपेंड करती है सोल्यूट पर, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमेशा ही आपके जो है मैक्सिमम केस में जो है वॉलेटाइल ही होते हैं। तो ये सोल्यूट पर निर्भर करता है कि आपका ओवरऑल सॉल्यूशन जो है कैसा आएगा, वॉलेटाइल आएगा कि नॉन वॉलेटाइल आएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूट पर जो है निर्भर करता है। अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब हम ओके आगे है आपके पास यहाँ पर 2.1, ये है आपके पास 2.11 के बाद। यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी हुई है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, यानी मुरझाए हुए जो फूल होते हैं ना वो रिवाइव कर जाते हैं, वापस से ठीक हो जाते हैं, थोड़े फ्रेश दिखने लगते हैं अगर आप उनको फ्रेश वाटर में जो है डिप करोगे, उनको रख के रखोगे थोड़ी देर। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कैरेट है जिसमें लिम्प्स आ गए हैं, तो अगर आप उसे वाटर में रखोगे तो वो ठीक हो जाएगी। समझ में आई बात? अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए नीचे, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सोल्ट या सोल्टी फूड, उन्हें क्या देखने को मिलता है? उनकी एडेमा जो है देखने को मिलता है। एडेमा क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है आपके पास, पफीनेस देखने को मिलती है उनकी टिश्यूज़ में, है ना। जैसे कहीं हो क्या होता है, चिन जो है वो निकलने लगती है एक और नीचे की तरफ से, यानी कि फूलने लगती है, पफीनेस आने लगती है चिन के नीचे, है ना। तो डबल ठुड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ डबल चिन। इज इट क्लियर? तो वो सोल्ट बहुत ज़्यादा खाने की वजह से थोड़ा थोड़ा होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे ओस्मोसिस का जो है कंसेप्ट लगा हुआ है। अच्छा, इस पफीनेस को कहते क्या है? इस पफीनेस को एडेमा है हम जो कहते हैं। ठीक है, इस पफीनेस का नाम एडेमा होता है। ठीक है, बाकी आपको एक और चीज़ यहाँ से जो याद रख के चलनी है वो है ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी है आपके पास, सेलुलोज एसीटेट पर इज परमेबल टू वाटर। मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना रिवर्स ओस्मोसिस, तो हम उसमें क्या करते थे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते थे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आप क्या यूज़ कर सकते हो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? किसको लगाओगे कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करे? तो सेलुलोज एसीटेट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ बताया गया कि सेलुलोज एसीटेट को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल्स इसके, जैसे पोर्चमेंट पेपर होता है, फिल्टर पेपर भी कई बार यूज़ कर लेते हैं लोग। इवन जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, जो मेंढक होता है उसकी जो स्किन होती है, वो भी इन नेचर आपकी सेमी परमेबल होती है। लेकिन डेफिनेटली आप अपने एक्सपेरिमेंट में मेंढक की स्किन तो नहीं लाओगे, लानी भी नहीं चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हाईलाइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। होप यू विल मीट